50 खबरें आप देख रहे थे, लेकिन अब आपको डिटेल में खबरें दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे पहले रुख करते हैं। एक युवक का यहां पर अपहरण होता है और पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा हुए युवक को बचा नहीं पाती है। ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। जिसे आप सुन रहे हैं वो पीड़ित की बहन है। जो कुछ इनके साथ हुआ उसके बावजूद आप देखिए परिवार की जो हालत है। उन्होंने ये पूरी आपबीती बताई कि आखिर संजीत यादव जिनकी मौत हुई है उनके साथ क्या हुआ। पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं अपनी भाई की मौत का। कानपुर पुलिस अब अगवा संजीत यादव की हत्या की बात कर रही है और पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत के ही कुछ दोस्त शामिल थे। 23 जून को संजीत का अपहरण हुआ था। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया तो उन्होंने जुर्म कबूल लिया। उन्होंने बताया कि हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था। गोताखोर शव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही के आरोप में पुलिस ने थाना इंचार्ज के बाद चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर मृतक की बहन, उनके परिजन लगातार ये बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कानपुर पुलिस के ऊपर उठता है कि अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम देने से की बात से इनकार किया गया, जबकि परिवार का ये दावा है कि 30 लाख की फिरौती दी गई और उसके बावजूद देखिए इसी परिवार ने अपने गहने बेचे, जेवर बेचे और किसी तरह से 30 लाख की इस रकम का जुगाड़ किया। परिवार का ये कहना है वो पैसे अपहरणकर्ताओं को सौंपे भी गए, लेकिन उसके बावजूद संजीत की जान नहीं बचाई जा सकी और उसकी हत्या अपहरणकर्ताओं ने कर दी। और अपहरणकर्ता कौन है? पुलिस का यह कहना है कि वो संजीत यादव के ही दोस्त हैं जिन्होंने अपहरण किया और उसके बाद जो कुछ हुआ इनके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ गम। अब सवाल यहां से बहुत बड़े खड़े उठते हैं। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे का कहर बरपता है। 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है। उसके बाद घटना आती है पत्रकार को जब निशाना बनाया जाता है और गोली मार दी जाती है। और तीसरी घटना इसी हफ्ते की आपको हम ये दिखा रहे हैं, जहां पर संजीत यादव को मौत के घाट उतार दिया अपहरणकर्ताओं ने। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे उसके माँ बाप भटकाएंगे हम। जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने, पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता जिसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, है आप लोगों तब एक सेकंड क्यों नहीं आई? जूम है ना, क्यों नहीं आई? मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा कि कंट्रोल तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, कह रहे थे करोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। कोई नहीं दिखाता। सबके मैच हुए, सबके पास गए, किसी ने लाई दुनिया भाई। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। उन्हें जीवन छोड़ा था सबके के लिए, वो भी इनको निछावर कर दी। ले जाओ मेरा बेटा दे दे, सबने नहीं दिया। अरे भगवान मेरा भगवान। चलो बाहर। तो ये तस्वीर आपने देखी। अब जितनी बार मैं ये तस्वीर को देखती हूँ सवाल ये उठता है कि देखिए पहले आप ये देखिए कि किस तरह से 30 लाख की फिरौती मांगी गई जो परिवार ने शिकायत के दौरान बताया है, लेकिन उसके बावजूद कानपुर की बर्रा पुलिस को इस बात की जानकारी भी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है इसके बारे में इस पूरे मामले को लेकर इग्नोरेंट थी या उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। साउथ के एसपी अपर्णा गुप्ता को भी इस बात की जानकारी दी गई, कानपुर साउथ की एसपी को, लेकिन उसके बावजूद संजीत यादव को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवाई, ये आरोप परिवार लगा रहा है। परिवार का यह कहना है कि इस फिरौती के बाद भी अपहरणकर्ताओं ने संजीत को नहीं छोड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया, मारकर शव फेंक दिया गया। अब बड़ा सवाल यहां से ये उठता है, जिस तरह से आपने परिवार को रोते बिलखते हुए देखा, उस परिवार की जगह कोई भी हो सकता है, कोई भी आम इंसान, कोई भी आम निवासी हो सकता है। सवाल बनते हैं, सुनिए पुलिस ने क्या कहा।
अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहृतकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी PAC की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। तो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया। सवाल ये कि 30 लाख की फिरौती देने के बाद भी, पहले से जानकारी होने के बाद भी, अगर जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं उन पर पुलिस नहीं पकड़ पाती, उनके कंधों पर, उनके कॉलर पर हाथ नहीं डाल पाती, तो फिर किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा। हालांकि इस बीच आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि फिरौती मिलने के बाद संजीत को छोड़ने वाले थे, लेकिन संजीत ने भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में उन्होंने संजीत को मार डाला। इसको जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया था। ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे बंद किया, इसको खाने के लिए सेब दिया। जब इसको खाने के लिए सेब दिया, इसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था, तो ये ज्ञानेंद्र ने पट्टी बांधी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की बात मंत्री की पैसा है नहीं उसके घर में? सर ये जो हमको बताया था, संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है, मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा, फोन में 50-60 हज़ार इसलिए कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा कह रहे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए, उसने पैसा बहुत इसलिए उसको मारा। जी सर। और देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी सुर भी सुनाई दे रहे हैं। कानपुर की इस वारदात पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने लिखा कि योगी सरकार किस तरह से खुद को भी महसूस नहीं करा पा रही, और ये ट्वीट उनका है, हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, कोई भी खुद को यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में संजीत यादव की हत्या, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे दिलवाए और उनकी हत्या कर दी। तो प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। लेकिन इस बीच परिवार की तस्वीर आप जितनी बार देखें, 2 दिन के बाद बताएंगे कि क्या हुआ। ये बता रहे हैं कि जब पुलिस से बातचीत हुई तो उनका क्या कहना था उस दौरान। लेकिन सवाल लगातार बरकरार हैं कि बीते 1 हफ्ते के समय में 3 बड़ी वारदातें हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय, अकाउंटेबल होने की बजाय, आप ये देखिए जिन 3 तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या होती है, कानपुर में संजीत यादव की हत्या होती है, अमेठी में एक पूर्व सैनिक के पिता की हत्या हो जाती है, माफ कीजिए जवान के पिता हैं उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन ये जो वारदातें हुई हैं 1 हफ्ते में, इसे लेकर जिम्मेदारी जिस स्तर पर तय होनी चाहिए, जो कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर, क्या वो दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है?
बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। आपको राजस्थान के सियासी संकट को लेकर आज की जानकारी देते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। हाई कोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर फैसला आ सकता है किसी भी वक्त, जिसे सुनने के बाद सूबे की सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला है। अगर फैसला बागी विधायकों के पक्ष में आएगा तो गहलोत सरकार संकट में आ जाएगी। पायलट ग्रुप ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की अपील की है, और अगर याचिका स्वीकार होती है तो यह मामला लंबा खींच सकता है। उधर अशोक गहलोत सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और अपना दम विधानसभा में वो दिखाना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने कल मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम आरोपों पर जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, बीजेपी ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी, सुनिए। राजस्थान की सियासत का फैसला कोर्ट से होना है, लेकिन सियासत में क्या कुछ चल रहा है यह जानने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश पुनिया, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सचिन पायलट कभी सीएम बन सकते हैं राजस्थान में? देखिए, मैं भविष्यवेता तो नहीं हूं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं किसी के लिए हाँ करूं या किसी के लिए ना करूं, इसलिए उन संभावनाओं पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस तरीके की परिस्थिति हुई है और जिन महत्वाकांक्षाओं के कारण आज कांग्रेस में जिस तरीके के टकराव के हालात बने, उसका कारण ही उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। इसलिए मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की परिस्थितिवश कोई न कोई संभावनाएं दिखती हैं। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है कि परिस्थितियां कैसे बनती हैं, ये मुझे लगता है भविष्य के गर्भ में है। अशोक गहलोत अपने विधायकों को होटल में ही तो समझा रहे हैं कि कभी भी 19 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन सकता और बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाएगी। मुझे लगता है कि इस देश में, इस लोकतंत्र में इतनी लिबर्टी है कि एक व्यक्ति, एक विधायक का भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बहुत छोटे दल के लोगों को कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है। इसलिए अशोक गहलोत जी अपने कैंप के लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए और अपनी हताशा को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं उससे एक बात बार बार स्पष्ट हो रही है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है, संख्या बल पूरा नहीं है, और इसलिए क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस में उनको चुनौती देने वाला बरसों बाद कोई नेता था तो वो पायलट ही हुए थे। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के आंकड़ों की, क्योंकि बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है कोरोना के आंकड़ों में। 39,000 से ज्यादा केसेस जो है सामने आए, और उसके साथ ही कुल नंबर कितने हो गए इसकी जानकारी आपको हम दे दें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश भर में अब तक कोरोना के कुल केसेस कितने हैं। तो देखिए कितनी तेजी से ये आंकड़ा 10 लाख के बाद करीब 13 लाख तक पहुंचने वाला है कोरोना संक्रमण का। 12,87,000 केसेस अब तक टोटल हो चुके हैं कोरोना के, जिसमें से 30,601 लोगों की मौत हुई है हिंदुस्तान में। अब आप ये देखिए कि बीते 24 घंटों की जब हम बात करते हैं, क्यों ये आंकड़े डरा रहे हैं, चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। करीब 50,000 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 49,310 अगर स्पेसिफिक नंबर की बात की जाए। और अगर आप बीते 2 दिन के आंकड़ों को जोड़ ले, क्योंकि 44,000 के आसपास उससे पहले दिन आंकड़े आए थे, इस बार 49,000, यानी लगभग 1 लाख के करीब केसेस बीते 48 घंटों में बढ़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कोरोना के केसेस कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन बहुत जरूरी है कि कोरोना के इस वक्त में आप ख्याल रखें। जो एहतियात सजेस्ट की जा रही हैं लगातार, उन्हें आप उन सावधानियों को जरूर बरतें। फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।